नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारा ये जो टॉपिक है ये हम यूपी पेट से संबंधित, आप देख ही रहे हैं कि यूपी पेट लिखा हुआ है। स्पेशल मतलब सिर्फ और सिर्फ यूपी पेट के लिए हम स्टार्ट किए हैं इसको। ये क्विज है क्योंकि हमें देखो पढ़ने का समय देखो बहुत कम मिल पाता है, और जब समय मिलता ही है तो हम पढ़ते नहीं हैं। तो मैं सीधी मैं बात बताऊँ आपको कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का जो मेन, जो कहते हैं कि मेन जो की है, जो कोई भी जैसे किसी भी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ सक्सेस के लिए जो की होती है हार्ड वर्क होती है, तो उसी तरह से किसी भी एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई करने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। क्या होती है? प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ये आप रट लीजिए और मेरी बात मानिए कि आप बहुत ही कम चांस है कि आप उसको क्वालिफाई करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम पेट का एग्ज़ाम देखो नवंबर में होगा, लगभग नवंबर में मान के चलो, अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक, तो हम नवंबर मान के चलते हैं कि नवंबर में होगा। तो नवंबर में एग्ज़ाम है, अभी चल रहा है हमारा अगस्त लास्ट, मतलब सितंबर है, तो सितंबर अक्टूबर हमारे पास टोटल 2 मंथ बचे हुए हैं। इन 2 मंथ में हम कितना पढ़ेंगे? देखो, अगर हम सिलेबस वाइज पढ़ने बैठ जाएं और अगर हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, पूरा A to Z पूरा पढ़ें, तो हमारा सिलेबस 2 महीने में नहीं समाप्त होगा। इसलिए होशियारी इसी में है कि जो हम पढ़ रहे हैं डीपली उनको तो पढ़ ही रहे हैं, जो छूट रहे हैं और जो कम नंबर के हैं जिनका योगदान कम है उनके हम प्रैक्टिस सेट, अगर हम 500 प्रश्नों का हम प्रैक्टिस कर लें जो अति महत्वपूर्ण है, तो हमारा काम बन सकता है। तो इसी के साथ शुरू करता हूं मैं। और पहला हमारा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं देवेश सिंह और ये हमारा चैनल है स्टडी विद सिंघम। देखिए ये लिखा हुआ हमारा चैनल का नाम। आप हमारे चैनल को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं @स्टडी विद सिंघम डाल के, बस स्पेस मत दीजिएगा और ना ही स्पेलिंग कोई गलत कीजिएगा। SINGHM है, ठीक। ऐसे अगर आप डालेंगे तो सबसे पहला जो हमारा पेज आएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगेगा या आप डिमांड करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, अगला वीडियो लाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, आंसुओं, जो भी आंसू होती हैं, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है जिसके कारण वो नमकीन होता है? तो ऑप्शन ये है साधारण नमक, ऑप्शन बी है समुद्री नमक होना चाहिए यहाँ पे, समुद्री नमक, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो मान के चलते हैं कि चलो यहाँ पे समुद्री नमक नहीं है, समुद्र ही है। तो समुद्र का पानी भी तो खारा होता है, तो क्या कहते नहीं, उन्होंने इतने आंसू बहा दिए, बिल्कुल दरिया बहा दिया आंसुओं का। तो दरिया मतलब नदी, तो नदी से यहाँ समुद्र आ गया है। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण नमक, इसको सामान्य नमक कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या कहते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। इसी के कारण हमारे आंसुओं में खारापन आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लोहे पर जंग, जो रस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लगती है किसके कारण लगती है? फेरिस ऑक्साइड के कारण लगती है, जल योजित फेरस या फेरिक ऑक्साइड से लगती है, या क्षारीय फेरस या फेरिक कार्बोनेट से लगती है, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के कारण। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही होगा। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और इन्हीं के कारण हमारे लोहे पर जंग लगती है। क्या लगती है? जंग लग जाती है। और जंग लग जाना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, लेकिन लोहे की क्वालिटी जो है वो घटती जाती है, लोहे की लाइफ जिसको हम कहते हैं वो घट जाती है, जंग लगना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। जब ये इंसुलिन का जो सिक्रेशन होना बंद हो जाता है हमारे पैनक्रियाज से, तब जाके डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनका शुगर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए इंसुलिन की खोज किसने की थी? इस इंसुलिन की तो बेंटिंग ने की थी। ऑप्शन तो दिए हुए है बेंटिंग, डोमेक, रोनाल्ड रॉस और हार्वे, लेकिन किया किसने था? F बेंटिंग ने किया था। इनका पूरा नाम क्या है? F, कभी कभी आपको मिलेगा कि F और बेंटिंग, कोई बेंटिंग कहता है, कोई बेंटिंग कहता है, तो F बेंटिंग मान के चलिए।
अगला हमारा प्रश्न क्या है, चौथा हमारा प्रश्न है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि वनस्पति जो तेल होते हैं उनसे जब घी बनाया जाता है तो किस कारण से, किस प्रक्रिया द्वारा घी बनाया जाता है। ऑप्शन ए है ऊष्मा प्रचार, जिसको हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन द्वारा। ऑप्शन डी है एंजाइमों के द्वारा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसमें क्या प्रयुक्त होता है, तो इसमें निकिल प्रयुक्त होता है। ये भी आप मान लीजिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किस पदार्थ तत्व का जो है प्रयोग होता है, वो निकिल का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्टडी विद सिंघम। इसीलिए हमने देखो झुंझुना लगा दिया है, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक्स। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु उसे कहते हैं जब एक धातु में एक से अधिक धातुएं मिलाई जाती हैं। तो जब एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक धातु मिलाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो जस्ता जस्ता देखो सिंपल सा है और सिंगल है। क्या इसका सिंबल क्या है, सिंबल Zn+ है। तो Zn+ मतलब जिंक इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। स्टील में देखो फेरस तो होता है, फेरस के साथ साथ क्रोमियम भी होता है, कहीं कहीं निकिल भी मिला होता है। तो ये संयुक्त है, मतलब ये मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लेकिन हम चर्चा करते हैं शीशा और शीशा। एक होता है शीशा, ये शीशा आईना होता है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। तो ये क्या होता है, ये आईना होता है। लेकिन ये जो शीशा है, शीशा नहीं शीशा है, ये है लेड। और इसका सिंबल क्या है, Pb है। और एल्युमिनियम भी Al से इसको प्रेजेंट करते हैं, इसका संकेत जो है Al है। एल्युमिनियम भी जो मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु निम्नलिखित में से कौन सा है, स्टील है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो कौन सी ईंधन गैस नहीं है, भाप अंगार गैस के रूप में प्रयोग होता है, वाटर गैस इसको कहते हैं, ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होता है। प्रोड्यूसर गैस भी ईंधन गैस के रूप में जानी जाती है। हास गैस जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, ये जो है ईंधन गैस नहीं है। तो हमारा आंसर सी सही होगा। तो आंसर जब सी हमारा सही है तो हास गैस इसका आंसर होगा। हास गैस को लाफिंग गैस कहते हैं, जिसका सिंबल होता है, सूत्र होता है N2O, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन अगर होता नाइट्रस ऑक्साइड तो क्या हम मानते, इसको नाइट्रस ऑक्साइड मानते, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी मार्स गैस, मेथेन जानते हैं जिसको, ये भी ज्वलनशील गैस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो कौन सा बनाता है, फास्फोरस, सोडियम, लोहा या गंधक। तो बनाता है सोडियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, फैदम क्या है। तो फैदम क्या है, यह एक मछली होती है, नहीं। यह एक पौधे का नाम है, ये भी नहीं। एक बर्तन को कहते हैं, नहीं। ये क्या है, एक माप है, मेजरमेंट। इससे क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं, समुद्र की गहराई। और इस मीटर को मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं, ये फैदोमीटर कहते हैं। क्या, फैदोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यह एक माप है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, रिचर स्केल। इसको देखो रिएक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टर। जरा मैं लिख दूं वरना वही पढ़ने में अच्छा था। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, तो ये भूकंप की तीव्रता के नापने में प्रयोग होता है। बच्चा जानता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वायु की गति नापने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो इसके लिए मैंने नहीं बताया अभी, मैनोमीटर। मैनोमीटर से वायु की गति। समुद्र की गहराई किससे, तो फैदोमीटर, अभी जो बताया था, फैदोमीटर। और शरीर का तापमान ये थर्मामीटर से नापा जाता है, थर्मामीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, देखते हैं डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो डायनामाइट के आविष्कार देखो, आइंस्टाइन दिया हुआ है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी न्यूटन। ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन डी मैडम क्यूरी।
तो कौन है इनके आविष्कारक? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पे जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि एक क्या है, विस्फोटक है। विस्फोटक है, बारूद वगैरह इसी से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी है जिप्सम से, ऑप्शन सी है यूरिया से, ऑप्शन डी है कार्बन से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट इनटू डाइहाइड्रेट है 2H2O हो जाता है। तो किससे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? मतलब किस पर रिसर्च हो रहा है, किसको हम और थोड़ा अपडेट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं इस समय। तो ऑप्शन ये है एक्स किरणें, ऑप्शन बी है लेजर किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है कैथोड किरणें। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी लेजर किरणें। लेजर की जो फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको मैं आपको बता दूं। देखो लिखा जाता है LASER लेजर, तो एल से क्या हो जाता है? लाइट, और ए से क्या हो जाता है? एम्प्लीफिकेशन, AMPLI, FICATION। एस से क्या हो जाता है? तो एम्प्लीफिकेशन बाई लिख देते हैं यहाँ पे। एस से क्या होता है? एस से होता है स्टिमुलेटेड, MULATED स्टिमुलेटेड, और ई और आर बचा तो ई से होता है इमिशन, EMISSION इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑफ आर से क्या हो जाएगा? रेडिएशन। तो ये इसका होता है लेजर का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? सूर्य की रोशनी नीली होती है। अच्छा, ऑप्शन बी में वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो इस तरह का जब आकाश के नीले दिखाई देने के कारण के बारे में कहीं भी प्रश्न आपको मिले तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? प्रकीर्णन शब्द जो है वो ऑप्शन में ढूंढिएगा, सबसे पहला काम यही। और जिसमें अगर प्रकीर्णन से ही बात खत्म हो जाती है तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी वाला सही है, सौर किरणों का प्रकीर्णन। सूर्य की रोशनी नीली थोड़ी होती है, सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं, 7 रंग, जिसको क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? बैजनी, हपी, नाला। बै से क्या हो जाता है? बैंगनी हो जाएगा, जा से जमुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो इस तरह से इसका कोड है बैजनी, हपी, नाला, और इसी क्रम में होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिच के बारे में बात करें। उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, या कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक हो जाता है? बहुत से लोग इसको आंसर डी सही करेंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है, मतलब कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो छूकर, या जलाकर, या NaOH से क्रिया करा के, या H2SO4 से क्रिया करा के। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? अब आप लोग आंख बंद करके ऑप्शन जो मारेंगे, मैं जानता हूं आपको लोग कौन सा ऑप्शन मारने वाले हैं, तो आप लोग मारने वाले हैं ऑप्शन ए,
क्योंकि आप लोग शोरूम में जाते हैं और जो भी आप कपड़े लेते हैं, अच्छा ये वूलन है, नहीं वूलन तो नहीं लग रहा है, अच्छा क्या है, कॉटन है, अच्छा कॉटन है, नहीं कॉटन तो आरामदायक होता है। तो इस तरह से आप उसको टच करके वूलन और कॉटन को डिफ्रेंशिएट करती हैं कि हाँ क्या वूलन है क्या कॉटन है। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये साइंस में प्रश्न पूछा गया है, इसको हमें साइंटिफिक तरीके से जवाब देना है। और जो कि मैं एक साइंटिफिक असिस्टेंट भी हूँ, तो मुझे पता है कि लैब में किस तरह से सूती वस्त्र या ऊनी वस्त्र में जो उनके रेसेज हैं, जिसको थ्रेड्स कहते हैं, कैसे उनमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑप्शन इसमें होगा, ऑप्शन सी सही होगा, जलाकर सही करते हैं। ये इस तरह के केस हम लोगों के यहाँ आते हैं। जैसे हम लोग फोरेंसिक में हैं, मैं फोरेंसिक में हूँ, तो हमारे यहाँ केस आते रहते हैं। जैसे मान लो कहीं मर्डर हो गया, डेड बॉडी पड़ी हुई है और इसने जो पहना हुआ है शर्ट वगैरह, ठीक, इसने जो शर्ट पहना हुआ है, इसका शर्ट क्या है, और उसी के पास में अगर इतना टुकड़ा किसी भी कपड़े का मिल गया, तो जो टीम कलेक्ट करती है वहाँ से, फोरेंसिक टीम, वो लैब भेजती है, फिर पूछती है कि जो डेड बॉडी है इस पे जो पहना हुआ कपड़ा है और जो ये टुकड़ा मिला है, दोनों ये सेम हैं या फिर अलग अलग हैं। तो जब अगर सेम होते हैं तो इसका मतलब इस डेड बॉडी का ही कपड़ा है यहाँ पे। अगर अलग है तो यानी कि इस घटना स्थल पर कोई और मौजूद था। तब पुलिस की सुई, जांच की सुई उस दिशा में जाती है कि नहीं, चलो हम किसी अन्य संदिग्ध की तरफ हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या घटना कैसे कारित की गई। तो इस तरह से जो काम होता है लैब में, मैं बताता हूँ आपको। तो कैसे काम होता है, तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र में रेशे जो हैं उनके अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, जलाकर ज्ञात किया जाता है। अब ये आप मत करिएगा कि नहीं आप जा रहे हैं लैब में, कहीं शोरूम में आप गए और वहाँ पे आपको वूलन दिखाया और कॉटन दिखाया, आप वहाँ पे लगाए माचिस या लाइटर और आप जलाने लगे। ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, वरना बहुत ज़्यादा आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है ऐसी दशा में। तो इसका आंसर क्या सही होगा, आंसर सही होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका रट लीजिए कि बर्फ पर जब दाब बढ़े तो बर्फ घट जाएगा, दाब बढ़े क्या घट जाएगा, उसका गलना घट जाएगा, गलनांक उसका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। सफ़ेद कपड़े या सस्ते होते हैं या आकर्षक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि देखो 7 रंग होते हैं और जिनका कोई रंग नहीं होता उसे कहते हैं सफ़ेद। आप सफ़ेद को रंग कहते हैं ना, लेकिन इसको रंगहीन भी कहते हैं, इसको रंगहीन, साइंस की भाषा में इसको क्या कहते हैं, रंगहीन। तो जो कहते हैं 7 रंग तो होते हैं, इन 7 रंगों के अलावा जो सभी का रंग एब्जॉर्ब कर ले, जो वस्तु सभी रंगों का को एब्जॉर्ब कर ले, सभी रंगों को अवशोषित कर ले, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काला रंग। और जो सभी रंगों को परावर्तित कर दे, मतलब किसी को भी ना अवशोषित करे, परावर्तित कर दे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सफ़ेद रंग। आप जानकर थोड़ा सा मज़ा आएगा कि हाँ अच्छा ये चीज़, अब कल आप अपने दोस्तों से पूछेंगे सफ़ेद रंग। और इसी को कहते हैं, जब सबको परावर्तित कर दिया तो इसका कुछ रंग ही नहीं बचा, तो इसलिए इसको रंगहीन भी कहते हैं, रंगहीन। तो इतना आप चीज़ आपके जानने के लिए है। तो जो रंगहीन है, सभी रंग जो रंग हैं उनको परावर्तित कर देता है। तो सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं, तो उनको परावर्तित कर देता है। इसीलिए सूर्य के किरणों में गर्मी होती है, जो फोटान के रूप में जानी जाती है, सूर्य की एनर्जी जो होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं और एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और इसीलिए हमें ठंडा बनाए रखते हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा ऊष्मा नहीं लाते। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। तो अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, लोहा पानी में डूब जाता है। लोहा पानी में डूब जाता है, हाँ ये तो सही है, मतलब ये बात सही कर रहा है। ये कौन, ये ऑप्शन बात सही कर रहा है क्या, तो मतलब ये बात सही कर रहा है। फिर अगला ऑप्शन क्या है, लकड़ी पानी पर तैरती है, तो सचमुच में पानी पर लकड़ी तैरती है, यानी कि ये भी कथन सही है। इसमें हमें सिलेक्ट क्या करना है, गलत कथन सिलेक्ट करना है। फिर अगला ऑप्शन क्या है कि पारा
पानी पर तैरता है। पारा को क्या कहते हैं? Hg, मरकरी भी कहते हैं, सिंबल Hg होता है। इसको क्या कहते हैं? मरकरी। पारा देखो बहुत भारी होता है। 1 लीटर के बर्तन में अगर 1 लीटर वाले बर्तन में 1 kg पारा अगर भरा जाए तो उस पारे का वजन कितना होगा जानते हो? 13.6 kg। मतलब 1 kg वाटर अगर आप लेते हैं, उतनी मात्रा में अगर पारा लेंगे तो पारा का मात्रा कितनी हो जाएगी? भार कितना होगा? 13.6 kg। तो पारा पानी पर तैरता है। देखो पारा तो भारी होता है पानी से, तो जो भारी होगा वो नीचे रहेगा और जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। तो ऑप्शन ये गलत है, मतलब ये बात गलत है। पारा पानी पर नहीं तैरता है। अच्छा देखो अगला ऑप्शन देखते हैं। पारे में लोहा तैरता है। तो लोहे की डेंसिटी, बात में चीज़ इसमें डेंसिटी की पूछी गई है कि आपको डेंसिटी के बारे में पता है, तो लोहा और पानी की डेंसिटी पूछ ली गई। जिसकी डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो वस्तु नीचे रहेगी, मतलब वो डूबेगी। किसमें? जल में। अगर जल से ज़्यादा होगी, किसकी अपेक्षा? जल से ज़्यादा होगी। तो पारे में लोहा तैरता है। अब यहाँ पारा और लोहा की डेंसिटी पूछी गई है, तो लोहा तैरता है, सच में तैरता है, क्योंकि पारा की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और लोहा की इसकी अपेक्षा कम है, तो इसलिए ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा सी, कि पारा पानी पर नहीं, मतलब पारा पानी पर नहीं तैरता, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या लिखा है? पारा पानी पर तैरता है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? बच्चा जानता है इसका आंसर, तो चलो किसी बच्चे से पूछ लेते हैं। यही तो नहीं, बच्चा जानता है, लेकिन बड़े लोगों का इसमें क्या? हमने इसको बनाया क्यों ये प्रश्न? क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ऑप्शन आपको विटामिन सी रटा हुआ है, मैं मानता हूँ कि रटा हुआ है विटामिन सी। आपने अच्छा 20 क्या संतरे में कौन सा विटामिन सी, आप गए OMR पे और OMR पे क्वेश्चन नंबर 20 के सामने ABCD लिखा है, तो आप सी को गोला कर दिए। चलो हमारा क्वेश्चन हो गया, आप बढ़ गए क्वेश्चन नंबर 21 पे। लेकिन ज़रा सोचो, विटामिन सी हमने पूछा कि कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो विटामिन सी अधिक होता है। इस विटामिन सी के बारे में किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तब तो आपका यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो इसीलिए जोश में होश मत खोइए। क्वेश्चन बेशक आपको इजी मिल सकता है, लेकिन उस इजी के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रहस्य हैं, या फिर कुछ ना कुछ टेक्निक होगी, तभी आपको वो इजी दिया गया है। ताकि आप देखो, कहते हैं कि रोड पर अगर आप चल रहे हैं, तो अगर बहुत बड़ा सा पत्थर आपको मिल गया तो क्या करेंगे? आप साइड से होकर निकल जाएंगे, इधर से होकर निकल जाएंगे या लौट आएंगे। लेकिन वहीं रोड पे अगर छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, तब क्या करेंगे? आपको ठोकर लगेगी और आप गिर जाएंगे। तो इसलिए ये प्रश्न किस तरह से हैं? ये प्रश्न उस तरह के छोटे छोटे पत्थरों की तरह है, इनसे हमें बच के चलना है। तो इसका आंसर क्या हमें लगाना है? तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए सी, जो कि सबको पता है। लेकिन ऑप्शन क्या हमें क्लिक करना है? ऑप्शन क्लिक करना है डी, यहाँ विटामिन। इसी तरह से भैया क्वेश्चन मिलता है विटामिन क्यों लिखा है? विटामिन है, विटामिन। आप लोग कमेंट कीजिएगा, विटामिन शब्द की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने की? प्रश्न आपके लिए, विटामिन की खोज किसने की? अरे गूगल से करके ही करिएगा, लेकिन कमेंट करिएगा किसने की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे सहायता प्राप्त होती है? आप चाहते हैं उनको रास्ता दिखाने, या आप लालटेन लेके आगे आगे उड़ते हैं? नहीं ना, अल्ट्रा वायलेट वेव से, या अल्ट्रासोनिक वेव से, या रेडिएशन से, या स्पेशल रेटिना से। तो ज़्यादा बुद्धिमान बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा ना होगा तो इसको क्लिक मत करिएगा, क्योंकि ये आपको माइनस मार्किंग दिलाएगा। तो ऑप्शन इसका सही होगा अल्ट्रासोनिक वेव। इसको क्या कहते हैं? इसका एक नाम और है सोनोग्राफी। उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव प्रयोग की जाती है। जो हिंदी में इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक को पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य, परा मतलब
ज़्यादा, किससे? शून्य से भी ज़्यादा। तो मतलब 20,000, देखो 20 हर्ट्ज से लेकर, हर्ट्ज जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, 20 के लिख दिया तो 20,000 हो गया। HZ हर्ट्ज को इसी से शायद प्रदर्शित करते हैं, हम हिंदी में लिख देते हैं हर्ट्ज। इनसे लेकर इतनी दूर जो है, तो इतनी जो हर्ट्ज की ध्वनियाँ हैं हम सुन सकते हैं। इंसान जो है इतनी हर्ट्ज की ध्वनियाँ सुन सकता है। कुत्ता देखो होता है वो इससे कम की ध्वनियाँ सुन लेता है। कुत्ता रात में देखो भौंकता रहता है, रात के अंधेरे में घर के चारों तरफ भौंकता रहता है कुत्ता, और हम लोग कहते हैं अरे नहीं कोई भूत है, कोई चोर है। एक्चुअली हम लोग इस लेवल के ऊपर ही ध्वनि सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक ध्वनि सुनते हैं, हर्ट्ज तक ध्वनि सुनते हैं। लेकिन कुत्ता को 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं, तो कुत्ता वो ध्वनियाँ सुन लेता है जो हम सब नहीं सुन पाते, इसीलिए वो भौंकता रहता है। और हम लोग डांटते हैं कि फालतू का ये चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, सोने नहीं दे रहा है। जैसे इस समय आपको देखो बैकग्राउंड में कभी कभी लग रहा होगा कि कुत्ता भौंक रहा है, आपको लगा होगा। तो ये शहर वाले कुत्ते हैं, तो इनका भौंकना बनता है। तो पराश्रव्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, और इन्हीं ध्वनियों का प्रयोग करता है चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी आपको। और यहाँ पे तो आप एक ही प्रश्न का आंसर देंगे, लेकिन आगे चल के आप कई प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं इससे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर है 22 कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन मोनाजाइट, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी थोरियम। तो देखो मोनाजाइट एक खुद ही खनिज है, किसका खनिज है? ये थोरियम का खनिज है, मतलब अयस्क है, अयस्क है। किसका? थोरियम का। एंथ्रासाइट किसका अयस्क है? ये लौह का अयस्क है, लौह का। तो ऑप्शन बचा कौन सा? ऑप्शन सी बचा। थोरियम तो एक अलग पदार्थ है ही, खनिज है ही। तो ऑप्शन सी बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट का एकमात्र उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं हैं, उल्का है, या सूर्य के धब्बे हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही होगा। ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा ब्लैक होल है जो अंतरिक्ष में इतनी ज़्यादा इसकी ग्रेविटी है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है कि प्रकाश की वेग जो होता है ना 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की 3.0 प्रकाश की चाल है, इसको भी ये अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ पे प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल इसका कारण क्या है? तो इसका ओनली एंड ओनली वन का रीजन जो है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ये प्रश्न मैं आप पे देता हूँ कि आप इसका आंसर क्लिक करिएगा। और एक प्रश्न और लास्ट में, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? बच्चा जानता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें भी हम 25 क्वेश्चंस आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।